गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th फिजिक्स करते हैं। तो देखिए, हमने लास्ट टॉपिक में किया था, जो लास्ट जस्ट टॉपिक था हमारा, एक कैपेसिटर लिया था और उसके बीच में हमने एक स्लैब लगाई थी। कितनी थिकनेस की, याद कीजिए, टी थिकनेस की। ठीक है। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारे पास ई नोड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारे पास ई नोड। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या हो गया था, नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया था और पॉजिटिव चार्ज एक साइड में इंडक्शन की वजह से आ गया था। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी ई आई, और इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी हमारे पास ई नोड माइनस ई आई, ये था। फिर हमने इसकी कैपेसिटेंस निकाली थी। कैपेसिटेंस सी आई थी हमारे पास एप्सिलॉन नोड ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये वैल्यू आई थी हमारे पास। फिर हमने कहा था कि डिनोमिनेटर क्या हो गया है, डिनोमिनेटर हो गया है छोटा। जब क्या थी, एयर थी। जब हमारे पास एयर थी दोनों प्लेट्स के बीच में, तो हमारे पास आया था एप्सिलॉन नोड ए बाय डी। अब डिनोमिनेटर इससे क्या हो गया, कम हो गया है, तो कैपेसिटेंस क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो हमने यहां तक किया था। सो कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है। क्या होगा अगर हम पूरे ही मीडियम को क्या कर दें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भरते हैं, पूरे के पूरे मीडियम को, यानी ये जो डिस्टेंस डी था इस पूरे को भरते हैं। स्पेशल केस इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए। इफ होल मीडियम इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर पूरा का पूरा मीडियम क्या कर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दिया जाए, फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तब क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास T इक्वल टू डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में पूरा मीडियम भर गया। देन T इज इक्वल टू डी। तो अब कैपेसिटेंस इन मीडियम, जब पूरा मीडियम बड़ा हो तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोड ए अपॉन में डी माइनस डी प्लस डी बाय के। डी से डी गया, ये आ गया के इंटू में एप्सिलॉन नोड ए बाय डी। के क्या होगा, जिस मीडियम को हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो C इन मीडियम विल बी इक्वल टू के टाइम ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर। तो यहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक और डेफिनेशन आ गई आपके सामने, आ गई ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, वही एप्सिलॉन आर। क्या आ गया, ये नीचे चला जाएगा, सी मीडियम बाय सी एयर। एक और आ गई, एक हमने की थी एफ एयर बाय एफ मीडियम, एक हमने की थी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एक हमने की थी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से देखिए के की कितनी डेफिनेशन आ गई हमारे पास, 4 डेफिनेशन आ गई। क्लियर है। तो हमारे पास एक चीज समझ में आई हमें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने से क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरी में फिल कर देंगे तो कैपेसिटेंस के टाइम्स कैपेसिटेंस इन एयर हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor when, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कब, when a conducting slab is introduced। पहले हमने कहा था डाइलेक्ट्रिक स्लैब का केस, किसका,
डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। अब हम करेंगे कंडक्टिंग स्लैब का केस। किसका? कंडक्टिंग स्लैब। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब में फर्क क्या है? सामान्य सा फर्क है। एक कैपेसिटर कर लिया हमने, हैविंग चार्ज प्लस माइनस क्यू ऑन इट्स प्लेट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टी। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपके पास ई नॉट। भाई अब हमने क्या किया है, इसके अंदर एक टी थिकनेस की कंडक्टिंग स्लैब लगा दी। कितनी थिकनेस की? टी थिकनेस की। अब टी थिकनेस की कंडक्टिंग स्लैब क्या करेगी इस केस में हमारे पास कंडक्टिंग स्लैब के अंदर कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि इंडक्शन की वजह से यहां चार्ज आ जाए, बिकॉज कंडक्टिंग मीडियम में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस हो जाती हैं सीधी। क्रॉस होने की वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगी, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। क्या होगी इसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यानी जितना मीडियम है उसमें तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, जो एयर बच गया ना उसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ई नॉट। क्लियर है? एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करती बिटवीन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, लेटर कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड एंड V इज इक्वल टू ED। उसी बेस पे चलेंगे। ED को क्या लिख सकते हैं? E एयर D एयर प्लस E मीडियम D मीडियम। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E नॉट, एयर का डिस्टेंस D माइनस T, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, डी मीडियम टी। तो ये आ गया V इज इक्वल टू ई नोड इंटू में डी माइनस टी। क्लियर है? यहीं पे इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ये लीजिए बीच में एक लाइन लगा दी। ई नोड है दो प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड, वो गॉस लॉ से हमने निकाल रखी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड। सिग्मा की वैल्यू क्यू बाय एरिया, पता ही है तो सब पिछले वाला टॉपिक का डिटो चल रहा है, डी माइनस टी। क्लियर? नाउ C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। V की वैल्यू मैं ये यहां पुट कर देता हूं। C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। V लिख दिया क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। C आ गया आपके पास एप्सिलॉन नोड A अपॉन डी माइनस टी। अब देखिए एयर में हमारे पास कैपेसिटेंस थी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड A बाय डी। क्लियर? जैसे ही हमने कौन सी स्लैब रख दी? कंडक्टिंग स्लैब। तो कैपेसिटेंस आई C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड A अपॉन डी माइनस टी। डिनोमिनेटर फिर डिक्रीज हो गया। डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया तो क्या हो गया? कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। तो हम फिर क्या कह सकते हैं? सो कैपेसिटेंस इंक्रीज। यानी आप चाहे कंडक्टिंग स्लैब रख लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, या डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख लीजिए, दोनों कोई भी स्लैब रख लीजिए, दोनों केस में कैपेसिटेंस क्या होती है? इंक्रीज। क्लियर है? बोलिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि C इज इक्वल टू क्या आई? एप्सिलॉन नोड A अपॉन डी माइनस टी। फिर वही केस, अगर मान लीजिए इस पूरी की पूरी स्पेस में, तो स्पेस है प्लेट्स के बीच में, इसके पूरे के बीच में क्या भर दिया जाए? कंडक्टिंग स्लैब भर दी जाए। पूरे के स्पेस को फिल कर दिया जाए। लो जी हम फिल कर देते हैं। व्हेन whole space is filled by conducting slab, पूरा स्पेस फिल कर दिया, then D is equal to T, then C in medium, कौन सा मीडियम? कंडक्टिंग, will be equal to एप्सिलॉन नोड A अपॉन D की जगह क्या रख देंगे? D माइनस टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड A बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो हमारी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर? आया समझ में? तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमने क्या किया है, ऑलवेज कीप इन माइंड, सो इफ dielectric
medium is filled fully between the plates, तो कैपेसिटेंस इन मीडियम क्या हो जाएगी, K टाइम कैपेसिटेंस इन एयर. इफ conducting medium, then कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट मीडियम में. क्लियर है. और दोनों ही केस में अगर हमने हाफ हाफ भरा या कुछ और भरा तो हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी. क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज. तो ये थे कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट. तो भाई अब हम देखते हैं हमारे पास कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड फुल्ली बिटवीन द प्लेट्स तो कैपेसिटेंस इन मीडियम क्या आ जाएगी, K टाइम कैपेसिटेंस इन एयर. कंडक्टिंग मीडियम फुल है तो कैपेसिटेंस इन मीडियम क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट. फिर हमने क्या था, सीरीज अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर में नेट कैपेसिटेंस 1/C इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3. पैरेलल अरेंजमेंट में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. सीरीज में चार्ज रिमेन सेम, वोल्टेज डिवाइडेड. पैरेलल में चार्ज डिवाइडेड, वोल्टेज सेम. अब इस पे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं हमारी एनसीईआरटी के. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखते हैं हम. मान लीजिए, तो चलिए एक क्वेश्चन आपके पास, ये हमारे पास एक अरेंजमेंट दी है. 4 कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड के कनेक्टेड है एक बैटरी 500 वोल्ट से. ठीक है. आपको दो चीजें निकालनी है. नंबर 1 नेट कैपेसिटेंस, नंबर 2 टोटल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सब पर चार्ज. ठीक है. चलिए देखें, करें. मैंने आपको कहा था, पहले भी आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से विद्युत धारा चलती है, करंट. ठीक है. करंट यहां से दो रास्तों में चला जाएगा, एक इसमें एक इसमें. जो करंट यहां से जाएगा वो इस कैपेसिटर में से भी जाएगा, इस कैपेसिटर में से भी जाएगा, इस कैपेसिटर में से भी जाएगा. यानी जो करंट इस रास्ते से, द करंट विच फॉलो दिस पाथ, वो इन तीनों में से जाएगा. यानी तीनों में से सेम करंट जाएगा. करंट सेम, करंट किससे बनता है, इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, चार्ज से. करंट सेम यानी तीनों पर चार्ज सेम. चार्ज सेम का मतलब क्या है हमारे पास, सीरीज अरेंजमेंट. ठीक है. यानी ये तीनों किस में है, सीरीज में. इन तीनों के साथ ये किस में आ जाएगा, पैरेलल में. तो पहले इन 3 सीरीज वालों को सॉल्व करते हैं. क्लियर. पहले इन 3 सीरीज वालों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. इसको कह दीजिए C1, इसको कह दीजिए C2, इसको कह दीजिए C3 और इसको कह दीजिए C4. C1, C2, C3 आर इन सीरीज में है तीनों. तो नेट कैपेसिटेंस आएगी 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10. 1/C इज इक्वल टू 3/10 एंड C इज इक्वल टू 10/3 माइक्रो फैराड. क्लियर. यानी इन तीनों को हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारे पास, 10/3 माइक्रोफैराड. 3. अब इन 3 की जगह एक कैपेसिटर हो गया. कितने का, 10/3 का. और उस 10/3 के साथ ये 10 किस में है, पैरेलल में. क्लियर. नाउ C 10/3 and C4 are in पैरेलल. तो नेट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, नेट कैपेसिटेंस C प्लस C4 पैरेलल में होगी ना. तो C क्या है, 10/3 प्लस 10, 40/3 माइक्रो फैराड. नेट कैपेसिटेंस आ गई आपके पास 40/3 माइक्रो फैराड. क्लियर हुआ, बोलिए. तो इस तरह से आप नेट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे. दूसरी चार्ज निकालने में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर.
हर एक कैपेसिटर पे हमारे पास चार्ज क्या है ये निकालना है। चले करें। चलिए अब हमारे पास देखिए, एक बार मैं इसको फिर से दिखाता हूं, ऐसे करता हूं, ठीक है। इन तीनों को हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास एक आ गया था, कैपेसिटर आ गया था, और यहां हमारे पास C4 था ही। सोल्व किया था तो आया था 10/3 और ये था हमारा 10 और यहां बैटरी थी 500 वोल्ट की। बोलिए ठीक है, कोई दिक्कत है? अब हमने कहा था अब ये दोनों किसमें थे, पैरेलल में, फिर हमने नेट कैपेसिटेंस निकाली थी। अब दोनों पैरेलल में हैं तो हमने कहा था जब पैरेलल होता है तो चार्ज होता है डिवाइडेड। क्या होता है पैरेलल? चार्ज क्या होगा? डिवाइडेड। और V क्या रहेगा? सेम, वोल्टेज रहेगी सेम, यानी ये 500 वोल्ट ये दोनों पैरेलल में है, सेम रहेगी, 500 वोल्ट इसकी, 500 वोल्ट इसकी। क्लियर है? बोलिए। देन इसको हमने C कहा था, चार्ज ऑन C इज इक्वल टू 500 वोल्ट। क्लियर? और ये C किससे मिलके बना था? ध्यान से देखिए, ये C किससे मिलके बना था? ये C मिलके बना था इन तीन 10-10-10 से मिलके बना था। अब चूंकि ये 500 वोल्ट इन तीनों में डिवाइड होएगा ना, इन तीनों में डिवाइड, क्योंकि सीरीज में 10-10-10 से मिलके बना था तो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। ये तीनों इक्वल है तो तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। देन चार्ज ऑन C1, C2 एंड C3 इज इक्वल टू 500/3 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास है, लगभग इसको अगर हम सोल्व करते हैं